नमस्कार दोस्तों। आज शुरू करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था। दूसरा है, वित्तीय वर्ष 22 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% हो गया है। पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया है। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार महामारी वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 9.2% था, जबकि यह वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 में क्रमशः 6.7% संशोधित अनुमान तथा 6.4% बजट अनुमान है। बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में राजस्व प्राप्तियां क्रमशः 21,69,905 करोड़ रुपये और 23,48,413 करोड़ रुपये संशोधित अनुमान एवं 26,32,281 करोड़ रुपये बजट अनुमान है। इस प्रकार पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह में वृद्धि हुई। केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हो जाएगा, व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। गैर योजनागत व्यय सरकार द्वारा गैर उत्पादक क्षेत्रों जैसे वेतन, सब्सिडी, ऋण और ब्याज, पेंशन, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को वैधानिक हस्तांतरण पर खर्च की जाने वाली राशि। गैर योजनागत व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा ब्याज भुगतान और ऋण चुकाने में खर्च होता है। केंद्रीय बजट 2023-24 में ब्याज भुगतान पर किए जाने वाली खर्च की राशि 10,79,971 करोड़ रुपए है, जो कुल व्यय का लगभग 20% है। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है? पहला है, निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई। महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई। टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से सुधार होने के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घटे इनमें तेजी से बढ़ोतरी हुई। चौथा है, कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई। इसमें सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में समग्र गिरावट आई है। हालांकि अंतर्वाह पूर्व महामारी के स्तर से काफ़ी ऊपर रहा, जो संरचनात्मक सुधारों और व्यापार करने में आसानी से सुधार के उपायों से प्रेरित था, जिसमें भारत दुनिया में सबसे आकर्षण एफडीआई गंतव्यों में से एक बना। अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट ने अपनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सेवा क्षेत्र की सूची में भारत को वर्ष 2021 में शीर्ष 20 मेजबान देशों में 7वें सबसे बड़े प्राप्तकर्ता के रूप में दर्शाया है। किंतु वित्त वर्ष 2022 में भारत को सेवा क्षेत्र में 7.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एफडीआई इक्विटी प्रवाह सहित 84.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की उच्चतम एफडीआई अंतर्वाह प्राप्त हुई। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से मिलकर विदेशी निवेश पूंजीगत घाटे का सबसे बड़ा घटक है। वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में निव्वल प्रवाह 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि वित्त वर्ष 2022 की इसी अवधि के 20.30 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम है। रूस, यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आक्रामक मौद्रिक नीति को कड़ा करने के नतीजों ने वैश्विक वित्तीय बाजार में अस्थिरता को बढ़ा दिया, जिससे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का निव्वल बहिर्वाह
हुआ। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल आउटफ्लो दर्ज किया गया, जबकि एक साल पहले 0.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आउटफ्लो हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। दूसरा है, यह योजना CORS नेटवर्क की तरह जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है। CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिनल रिसोर्स शेयरिंग है। 4 है, यह योजना ड्रोन तकनीकी का उपयोग कर भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों के क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए एक सुधारात्मक पहल प्रदान करती है। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 3 वाला। आगे है, स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। इसे पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोगात्मक प्रयासों से कार्यान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर 24 अप्रैल 2021 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था, जबकि पायलट चरण के लिए यह 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च हुई थी। यह योजना ड्रोन तकनीकी का प्रयोग कर भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों के क्षेत्रों में संपत्ति को स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए एक सुधारात्मक पहल प्रदान करती है। यह योजना CORS नेटवर्क की तरह जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है। CORS का मतलब सतत संचालन संदर्भ स्टेशन नेटवर्क है। अगला प्रश्न है, उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करती है। इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। 3 है, यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री आधार वर्ष पर लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। 4 है, PLI के तहत लक्ष्य श्रेणी में पहला लैपटॉप, दूसरा टैबलेट, 3 है ऑल इन वन PC, 4 है सर्वर और 5 है अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्चर शामिल होंगे। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 और 3। उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए 1 अप्रैल 2020 को अधिसूचित की गई। यह योजना घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने और बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन करती है। यह योजना पात्र कंपनियों को 5 वर्षों की अवधि के लिए विनिर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री आधार पर 2019 से 2020 पर 4 से 6% प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसमें मोबाइल फोन और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक शामिल हैं। PLI के तहत 2 लक्ष्य खंड मोबाइल फोन और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक हैं। निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक के अंतर्गत SMT घटक, ट्रांजिस्टर सहित सतत अर्धचालक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोग, मुद्रित सर्किट बोर्ड आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महानदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा,
डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक से अधिक। 1929 ईस्वी के प्रारंभ में वैश्विक महामंदी का असर विश्व समेत भारत पर भी पड़ा। महामंदी काल के दौरान तत्कालिक ब्रिटिश भारत को वैश्विक व्यापार में आयात में 47% तथा निर्यात में 49% की गिरावट दर्ज की गई। महामंदी का सर्वाधिक प्रभाव किसानों काश्तकारों पर पड़ा था। आगे है, क्लस्टर आधारित गांवों की विकास की योजना का नाम है, तो ये हो जाएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन है। इस मिशन को वर्ष 2016 में प्रस्तावित किया गया था, जिसका उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और वास्तविक और संरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था करके समस्त ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है। इस मिशन के अंतर्गत 14 वांछित घटकों की फीसदी की गई। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुलिमित कीजिए। इसमें दिया है लीनेन, तो लीनेन का क्या हो जाएगा, शन का पौधा। अगला है जटा, तो जटा में इसमें हो जाएगा नारियल का पौधा। मोहायर, तो मोहायर का हो जाएगा अंगोरा बकरी। और डाउन का हो जाएगा बत्तख और गीज के पंख। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लीनेन, तो लीनेन का हो जाएगा शन का पौधा। जटा का हो जाएगा नारियल का पौधा। मोहायर का हो जाएगा अंगोरा बकरी। और डाउन का हो जाएगा बत्तख और गीज के पंख। आगे है, भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान का चित्र मुद्रित है। इसमें हो जाएगा 2000 रुपये के नोट पर। भारतीय मुद्रा के 2000 रुपये के नोट के पीछे की तरफ मंगलयान का चित्र मुद्रित है। वहीं 50 पे हम्पी, 100 पे रानी की बाव और 200 पे है रांची का स्तूप और 500 की नोट पर लाल किला बना है। निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है, सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव। 2 है, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती। कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी। घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी। इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। मुद्रास्फीति जनित मंदी से तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जिसमें कीमतों में एक साथ वृद्धि और आर्थिक विकास में ठहराव होता है। इसे अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति के रूप में वर्णित किया जाता है जहां विकास दर धीमी हो जाती है, बेरोजगारी का स्तर लगातार ऊंचा बना रहता है और मुद्रास्फीति या कीमत पर ऊंचा रहता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित कारक संभावित रूप से मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं। आमतौर पर कम विकास की स्थिति में केंद्रीय बैंक और सरकारें मांग पैदा करने के लिए उच्च सार्वजनिक व्यय और कम ब्याज दरों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है, जिससे कीमतें बढ़ती हैं और मुद्रास्फीति का कारण बनती हैं। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान करते हैं। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट से वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति में कमी के कारण कीमतों में वृद्धि होती है। साथ ही औद्योगिक उत्पादन में गिरावट के साथ आर्थिक विकास में गिरावट आती है, जिससे आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ जाती है। इस प्रकार यह स्थिति मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान देती है। अगला प्रश्न है, दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। दूसरा है, दिवाला एवं कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदारों के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। शोधन अक्षमता एक अवस्था है जबकि दिवाला निष्कर्ष है।
4 है भारतीय दिवाला और शोधन और क्षमता बोर्ड दिवाला और शोधन और क्षमता कार्यवाही की देख रेख के लिए जिम्मेदारी नियामक निकाय है। इसमें सही हो जाएगा सी ऑप्शन केवल 4। दिवाला से तात्पर्य उस वित्त से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। दिवालियापन एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदारों के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। दिवाला से तात्पर्य संकट की वित्तीय स्थिति से है जिसमें ऋण भुगतान व वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए नकदी की कमी होती है। दिवाला एक अवस्था है जबकि दिवालियापन एक निष्कर्ष है। अगला प्रश्न है आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? तो इसमें कौन कौन सा शामिल है? तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, सोना, विशेष आहरण अधिकार, आरक्षित किस्त स्थिति। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, सोना, विशेष आहरण अधिकार, आरक्षित किस्त स्थिति शामिल है। ये किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण भाग है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता है? तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। दिए गए विकल्पों में से सिंघाड़ा, कमल तथा मखाना नदी में उगाया जा सकता है, अतः दिए गए विकल्पों में से कोई सही नहीं है। आगे है केंद्र सरकार के अटल भूजल योजना की समयावधि को बढ़ाया है। तो हो जाएगा 2027 तक। अटल भूजल योजना को 25 दिसंबर 2019 में शुरुआत किया गया। इसमें भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और विश्व बैंक की भागीदारी 50 की है। इसके लिए 6,000 करोड़ का वित्त आवंटन किया गया है। इस योजना की समयावधि वर्ष 2020 से 2025 तक थी, किंतु वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण योजना की समयावधि बढ़ाकर वर्ष 2027 तक कर दिया गया है। अगला है कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? ये हो जाएगा राजस्थान। भारत का राजस्थान राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है। देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान कुल उत्पादन का लगभग 45% 42.81 लाख टन 2023-24 में उत्पादन हुआ है। बाजरा का उत्पादन लगभग देश के सभी राज्यों में किया जाता है, लेकिन देश के सिर्फ 7 राज्य क्रमशः राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश 85% बाजरे का उत्पादन करते हैं। बाजरा एक ऐसी फसल है जिसे मानव और पशु दोनों के लिए उगाया जाता है। अगला है भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार कुल मोटा अनाज उत्पादन में अग्रणी राज्य क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान 8.03 मिलियन टन, कर्नाटक 7.61 मिलियन टन, मध्य प्रदेश 5.49 मिलियन टन है। अगला है भारत में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ए दिया है 1991, बी दिया है 2001। तो ये आपका हुआ था 1991 में। भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण नीति 1991 में प्रधानमंत्री वीपी नरसिम्हा राव और उनके तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा लागू की गई थी। भारत में आर्थिक उदारीकरण से तात्पर्य देश की आर्थिक नीतियों में सरकार द्वारा न्यूनतम हस्तक्षेप से है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को अधिक बाजार उन्मुख बनाना और निजी एवं विदेशी निवेश की भूमि का विस्तार करना है। 1991 से पहले सरकार ने घरेलू अर्थव्यवस्था में निजी उद्यमों पर कई प्रकार के नियंत्रण लगाए थे। अगला प्रश्न है विश्व आर्थिक मंच के संपादक कौन थे, जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में दावोस, स्विट्जरलैंड में हुई थी? तो हो जाएगा क्लास श्वाब।
विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक जर्मन प्रोफेसर क्लास श्वाब हैं। उन्होंने वर्ष 1971 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इनकी स्थापना की। इसकी 54वीं वार्षिक बैठक 15 से 19 जनवरी 2024 को दावोस में आयोजित की गई। स्विट्जरलैंड सरकार द्वारा इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत संस्था के रूप में मान्यता दी गई है। अगला है स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को एक राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पर शुरू किया गया। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो ये हो जाएगा निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक। आर्थिक सुधार अवधि में भारत पर वैश्विक का निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। इसने वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में विस्तार किया। कुल जीडीपी के अनुमान के रूप में वस्तु और सेवा व्यापार वर्ष 1990 के 17.2% से बढ़कर वर्ष 2000 में 30.6% तथा 2021 में 46% एवं 2022 की पहली छमाही में 50% हो गया है। पिछले दशक के दौरान भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी प्रवाह में स्पष्ट संरचनात्मक बदलाव आया। भारत की सकल एफडीआई वित्त वर्ष 2005 से 14 के दौरान जीडीपी के 2.2% से बढ़कर वित्त वर्ष 2015 से 22 में 2.6% हो गया है। वित्त वर्ष 2022 में 84.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का उच्चतम वार्षिक सकल एफडीआई प्रवाह दर्ज किया गया। 3 है वर्ष 1990 से 91 में निर्यात में प्रतिशत वृद्धि दर जहां 9.2% थी, वहीं 2001 तथा 2018 से 19 में क्रमशः 20% तथा 8.8% थी, जबकि इसी अवधि में आयात में प्रतिशत वृद्धि पर क्रमशः 13.5%, 0.5% एवं 10.4% रहे। इस प्रकार इन अवधियों में आयात एवं निर्यात की वृद्धि दर घटती बढ़ती रहती है। वर्ष 2021 में जहां विश्व पेय और सेवा निर्यात निष्पादन में भारत की हिस्सेदारी 2.2% रही है, वहीं इनके आयात में भारत की हिस्सेदारी 2.7% रही। औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? तो हो जाएगा 1956 में। औद्योगिक नीति की संकल्प वर्ष 1956 में अपनाया गया। इससे पहले औद्योगिक नीति 1948 के स्थान पर अपनाया गया। इस नीति की विशेषताएं इस प्रकार थीं। उद्योगों को नया वर्गीकरण, निजी क्षेत्र के लिए गैर भेदभावपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार, ग्रामीण और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय विषमताओं को दूर कर विकास प्राप्त करना और श्रम कल्याण। अगला प्रश्न है एक अवधारणा के रूप में मानक मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। पहला है किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करने को। 2 है ज्ञान में वृद्धि करने को। 3 है कौशल स्तरों में वृद्धि करने को। 4 है देश के लोगों की ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को। तो इसमें केवल डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव पूंजी निर्माण शब्द का तात्पर्य देश की जनसंख्या के बीच क्षमताओं और कौशल के विकास से है। देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को मानव पूंजी निर्माण को प्रस्तुत करता है। मानव पूंजी निर्माण मनुष्य में निवेश और रचनात्मक और उत्पादक संसाधन के रूप में उसके विकास से प्राप्त है। उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड हैं। 2 है उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
4 है, उनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। उत्पाद के नियम किसी उत्पादक के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। यह कस्टम एजेंसियों के उत्पादन नियम और शुल्क के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजनों के लिए किया जाता है। इसका महत्व कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोत पर निर्भर करता है। अगला है अन्नपूर्णा योजना। राशन कार्ड किसके लिए है? तो ये हो जाएगा वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हैं। अन्नपूर्णा राशन कार्ड योजना के अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु के गरीबों को जिन्हें वृद्धा अवस्था पेंशन नहीं मिलती है, उन्हें इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। ऐसे लोगों को प्रति माह 10 किलोग्राम खाद्य प्रदान किया जाता है। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। अगला है सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया? तो हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत वर्ष 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। इस अभियान का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना था। एंगस मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान है? तो यह हो जाएगा 32%। एंगस मेडिसन प्रतिष्ठित ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जो आर्थिक वृद्धि और विकास के माप एवं विश्लेषण के विशेषज्ञ थे। उन्होंने अपनी पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरियल स्टैटिस्टिक्स में कहा कि प्रथम शताब्दी में भारत के जीडीपी विश्व के कुल जीडीपी का 32.9% थे तथा 1000 ईस्वी में 28% एवं 17वीं शताब्दी में 24% थे। आगे है विज्ञान, इसे मैं अगले दिन पढ़ाऊंगी। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।